जय भीम। आज हम रूपा बोधी जी से बात कर रहे हैं जो नागपुर यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष थी और बहुत उन्होंने अम्बेडकरिज्म को लेकर लिखा है। पूरे आंदोलन से जुड़ी रही हैं, अम्बेडकरवादी फूलेवादी आंदोलन से। और डोमेस्टिक वर्कर्स का उन्होंने संगठन बनाया है और कई जगह पे युवाओं को डाउरी के दहेज के खिलाफ प्रेरणा दी है। आज हम उनसे पूरे जो आज के परिदृश्य में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, किस तरफ हमारे आंदोलन जा रहे हैं, अम्बेडकरवादी आंदोलन की क्या दिशा है और किस तरह वो अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़ी व्हाट इंस्पायर हर टू कम टू बुद्धिज्म, ये सारी चीज़ें उनसे बहस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये एक सार्थक बहस होगी जिससे सभी लोग लाभ उठा सकेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो अम्बेडकरवादी आंदोलन से आप जो अम्बेडकरवादी फूलेवादी जो आंदोलन है, इससे आप कैसे जुड़ी और क्यों जुड़ी? सबसे पहले तो आपको जय भीम कहना चाहती हूँ। इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सारी शुभकामनाएं मेरी। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को मैं सबसे पहले प्रणाम करके ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो अम्बेडकराइट मूवमेंट की तरफ या उन तत्वों की तरफ जो झुकाव हुआ, उसका कारण एक तो मैं सामाजिक क्षेत्र से पहले से जुड़ी थी और 1978 से युवाओं का एक संगठन जिसका नाम मैंने विद्यार्थिनी क्रांति दल रखा था। और आपको नाम से ही शायद कल्पना आई होगी कि ये विद्यार्थिनी यानी गर्ल स्टूडेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बहुत ही इनफॉर्मल था। और उस आंदोलन से मुझे एक पता चला कि उस जमाने में यानी 75 के बाद जी महिलाओं में और यानी टीनेजर्स में, युवतियों में क्या ख्वाहिशें हैं, क्या चाहती है वो, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहले तो हमने थोड़े सेवाभावी प्रकार के काम शुरू किए जिसमें कि उन्हें रुचि थी। यानी एकदम मैं उनसे एक हर एट्रोसिटी के खिलाफ खड़ा कर देती और पुलिस थाने ले जाती तो शायद वो मुकर जाते। इसलिए मैंने ये सोचा कि इनका ऐसा संगठन बनाए जिसके द्वारा ये बाढ़ पीड़ितों की मदद करे, थोड़ा सा सोशल वर्क, थोड़ा कुछ उनका कैडर बिल्डिंग के इरादे से थोड़ा आचार्य दादा धर्माधिकारी जी से उनकी मैंने मुलाकात करवा दी। कुछ 70-80 लड़कियां थी मेरे साथ और मैंने देखा कि इस तरह का संगठन कोई है नहीं जो एक तरह से महिलाओं का उस वक्त का जो कि तकाजा था कि थोड़ा सेवाभावी क्षेत्र से बाहर आके yes, issue based and also जेंडर बेस्ड कुछ संगठन बना कि जिसमें उन्हें जेंडर इनइक्वालिटी का एहसास हो जो कि सेवाभावी काम से नहीं मिल सकता। यानी जो नागपुर में महिलाओं के संगठन थे उन दिनों में, उनमें ज्यादातर यानी निराधार महिलाओं को वो लेती थी, गरीब महिलाओं की मदद करना, या फिर एक कमल दे हॉस्पिटल करके हमारे यहाँ की बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी गांधीवादी, और उन्होंने मातृ सेवा संघ सर का निकाला, या फिर थोड़े क्रेश चलाना, या ज्यादा से ज्यादा शारदोत्सव मनाना देवी शारदा की प्रोसेशन निकाल के एक कुछ उस मोहल्ले की 50-60 महिलाएं इकट्ठा आ जाती थी। उसमें जो भी कुछ प्रबोधन होता हो वो होता होगा, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि 20% भी प्रबोधन होता हो,
क्योंकि उसका बेस एक रिलीजन बेस था जी जी और उसमें थोड़ा ना थोड़ा हिंदुनाइजेशन का एक नहीं भी हो, बहुत कॉन्शियसली एफर्ट नहीं होते हो, लेकिन फिर सरस्वती की एक ग्लोरिफिकेशन जी करना, जी तो उसमें कहीं कहीं भी मुझे एनलाइटनमेंट या जिसे महात्मा फुले के जमाने से हम प्रबोधन मूवमेंट कहते हैं, जी, जी। उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो इन लड़कियों का कुछ प्रबोधन हो, उन्हें एकदम तो वो अम्बेडकराइट उनको बनाना आसान नहीं था, तो कम से कम गांधी तक तो पहुंचे। इसलिए मैंने उनमें से प्योर गांधीयन न चुनते हुए आचार्य दादा धर्माधिकारी को हमने अपना एक ये बनाया। अच्छा अच्छा पैटर्न कि वो although he was a Gandhian, he was beyond Gandhism. ओके Means he was following a very unique way of thinking. ओके So I always used to like his rational thinking. He was a member of parliament जी and he was in active politics, but still he was beyond politics. So that and he was going, he was rather crossing the boundaries of Gandhism. ओके And going beyond that, he wanted to create a special space for women in Indian society. So in those days, now we are talking on Nirbhaya case and the root causes of atrocities on women, or especially rape cases from Khairlanji and onwards. Then Nirbhaya. यस Huh? Then Murmadi in our Bandara district, and all these cases of atrocities on various age groups of women. He was such a rationalist that he found out the root cause of rape on women, why women are sexually assaulted. व्हाट वाज दैट And that was, he said that women are basically solely dependent on men. Men means the Marathi word which he used to use यस was महिलाओं का पुरुषावलंबित्व, total dependence on men. Means male chauvinist वगैरह, we will just now we won't use those. ओके Basically the root cause of women's dependence or women's slavery in this male chauvinist system of Indian society. He didn't relate it to Brahmanism, that is true, ओके but he at least related to the cause of atrocities and slavery and sexual harassment, and all these things are that the woman has from Manu's time been made a slave of men, and that is continued in modern age also. Maybe she is educated, she is very much modern in thoughts, but she hasn't forgotten that she means even in when she travels in those days, huh? यस in the 80s, मैं तो बहुत अकेला ट्रैवल करती थी, तो मुझे कहते थे तुम ही एकटा प्रवास करता, आप अकेली घूमती हो। मैंने कहा 1000 पैसेंजर्स की वो ट्रेन रहती है, I can't be alone and secluded in that, in those 1000 passengers who are traveling with me. यस लेकिन नहीं, कोई साथ में थोड़ा बच्चा वगैरह छोटा दिखा, यानी उन्हें 10 साल का पुरुष भी चलता था, बिल्कुल लेकिन तुम्हारे साथ पुरुष है कि नहीं कोई? अकेला घूमना, अकेला मैं 10:30-11 बजे अकेली घर आती थी, ओपन रिक्शा में। नागपुर में साइकिल रिक्शे है, उन दिनों में ऑटोज नहीं थे नागपुर में, तो साइकिल रिक्शा में बैठ के आना पड़ता था।
तो मुझे वो कवर नहीं पसंद आता था उन जी। दिनों में भी मैं ऐसी खुली हवा में आती थी। तो पिताजी कहते थे मुझे, ये थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ही वॉज अ वेरी स्ट्रांगली रैशनलिस्ट मैन, अच्छा। लेकिन वो कहते थे कि बेटा तुम इतनी दुबली पतली हो कि कोई भी तुम्हें एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा सकता उस रिक्शा से, तो थोड़ा कवर लगा के आती जाओ। मैं बोली मेरी सास घूरती है उसमें। तो ये जमाना था वो, जी जी। even though it is 40 years ago, some restrictions on women were there. Yeah. So Dada used to tell us, दादा धर्मा दीकरी, कि ये सब निर्बंध आप छोड़ दो, फेंक दो। मृणालिनी साराभाई का वो उदाहरण देते थे कि मृणालिनी साराभाई was a staunch disciple of Gandhi, but she was such a free citizen of India that रात को 12 बजे वो निकलती थी, हाथ में एक लालटेन रहता था उनके, और वो जंगल और पहाड़ी और बिल्कुल सेक्लूडेड प्लेसेस में अकेली घुमा करती। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मुझ पर बलात्कार होगा या मेरा अपहरण होगा, लेट इट बी, लेकिन मैं अकेला घूमना नहीं छोड़ूंगी। तो ये दादा को बहुत पसंद थी एटीट्यूड, और उन दिनों में वो ही ट्राइड टू इम्बाइब दिस ऑन द माइंड्स ऑफ यंग वीमेन, और मैं भी उसी में तैयार हुई हूँ। यानी आज मैं प्योर अम्बेडकराइट हूँ, लेकिन मेरी बिगिनिंग दादा धर्माधिकारी जी के थिंकिंग से हुई। उनका स्त्रियां आणि क्रांति ये किताब उन दिनों में हमारा बाइबल था, वीमेन एंड रिवॉल्यूशन। और वो रिवॉल्यूशन वो थोड़ा वो था गांधीयन असर कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम के परिवर्तन तक वो नहीं आते थे। ये मुझे उन दिनों में भी स्ट्राइक हुआ था 40 साल पहले जी। हाँ, लेकिन जितना मिले उतना, यानी हम लोगों का क्या था कि लड़कियों को आज हमें उस बंधनों से बाहर लाना है, तो जितना ही सही जी, कुछ ना बाहर निकले। हाँ, लेकिन वी आर ट्रैवलिंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इमेंसिपेशन, यानी यू ऑल्सो वांटेड इमेंसिपेशन ऑफ की शुरुआत हुई है। लेकिन आज मैं बात करती हूँ जी जी 40 सालों के बाद बौद्ध थेरियों की जी। तो ये मेरा जो सफर हुआ है जी जी, तो मृणालिनी साराभाई से लेकर के बुद्धिस्ट थेरियों तक जी जी जी, वो थोड़ा अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है जो मैंने मेरे ही अंदर महसूस किया। वन थिंग मिस्टर रावत, कि अपने को चेंज पहले खुद में लाना पड़ता है। यू शुड बी कन्विंस्ड दैट व्हाट चेंज you are wishing to bring about in the society, तो उसके पहले you yourself तो मुझे उन सारे जो थॉट्स थे, मेरे पिताजी मार्क्सिस्ट थे और रादर ही वाज ए रॉयिस्ट। हाँ, तो उनका थिंकिंग और अलग था, वो कभी मंदिरों में नहीं गए। हाँ, he was not a follower of he is basically a humanist, but he was a radical humanist. He was a radical humanist. तो मेरे घर में एक वातावरण था कि उन्होंने 1944 में मुझे कोई भी पंडित या पुरोहित नहीं होना मेरी शादी में, और my father and mother were married in a registered marriage system. यानी उन दिनों में लोगों ने रजिस्ट्रार कैसा रहता है ये भी नहीं देखा। तो हमारे घर एक रजिस्ट्रार आया है और वो शादी लगा रहा। ये this was something very, although today it's not a revolutionary thing, yeah, but that time it was that yes, time. definitely. And in a Brahmin family. Yes. Kulkarnis were So that's why full, I was thinking कि how come from a Marxist Brahmin family you have now embraced Buddhism and Ambedkarism. हाँ. What was it like? What influenced तो you? यही जो changes है ना, I am very very thankful to the movement. Without social movement, this change would not have come inside me. तो मैंने जो आपसे जैसा जिक्र किया और आपने जो मूल प्रश्न पूछा है उस पर फिर से आती हूँ
कि it is women's movement and participation, active participation in that movement brought me in the what should I say, in the thought process of thinking of woman as a citizen and then as a means firstly as a human being, then citizen, and then an active decision maker of what she should be and what she wants to become. Yes, that's right. That independence is not given in Hindu society. That And when did you come to this conclusion? this conclusion I came Because you are from Sanskrit. Yeah, So- in 1987. Okay. I was a Sanskrit scholar in Nagpur University, and that time I was a reader in Sanskrit. And our head of the department was a staunch RSS person. Means you can't divide or separate Rashtriya Swayamsevak Sangh mentality from Sanskrit. Oh, yeah. That's a very important I was statement. sure. That's- So I was like a kawa in Rajahams और उल्टा कहिए अच्छा. कि that was my queer situation. My father was against wearing bangles and Okay. this tika I am wearing because I work in such a working class women Yeah, you have to कि associate with who it. want tika on my forehead अच्छा. कि वो उनको अच्छा लगता है हाँ. जरा देखने में कि नहीं तो उनकी वजह से मैंने ये हाँ, मैं तो- करना शुरू किया. नहीं तो my father was strictly against the wearing bangles and wearing tika. And he used to say कि मेरे दो बेटे भी है, उनको कभी कोई कंपलसरी करता है का कि बैंगल पहनो या ये करो. लेकिन somehow clearly I first started my education in St. Ursula High School. Okay. And then because of resignation of my mother from her service, I was shifted to staunch RSS school. We were not knowing those days, but Dharampet Kanya Shala, I was matriculated. Oh, okay. And there my father used to write letters to the HM कि मेरी लड़की, वहाँ नियम था कि लड़कियों ने टीका लगाना चाहिए और बैंगल्स पहननी चाहिए. Oh, तो मेरे पिताजी ने उनको लेटर भेजा कि मेरी लड़की ये नहीं करेगी. अच्छा. हाँ, तो I was alone allowed to Wow. अच्छा. and was given. They were very afraid of my father Okay. कि ये लड़की नहीं तो चली जाएगी अपने हाथ से. Oh. हाँ, and I was a merit student and they wanted me to remain in that school. Okay. तो ये special facility मुझे थी अच्छा. उस school में. तो I came to realize all these things in a perspective of Manusmriti when I was an active member of Religious movement and Mandal movement after 87. That's the So religious- I came in contact with Ambedkarite people Okay. of Nagpur. It was a very big group and all those were very good speakers. जी. And being in the movement, I was somehow connected with them because of this, having spent 10 years in women's movement. I was knowing all of them, but I had never become an active member of that group before Riddles in Hinduism. When that Riddles controversy was started by one pujari, means क्या कहते हैं पुजारी को? हाँ, मंदिर का एक पुजारी था. It was in 1978 something like. No, 1987. 87. जब नामांतरण का जब पूरा चल रहा था उस समय नामांतर आंदोलन के आसपास के के आसपास की ये घटना है. तो उस वक्त क्या हुआ कि ये riddles of Rama and Krishna जी. were targeted
and that person was a mandir person, pujari from Amravati. He complained in the police station कि हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण की बदनामी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की है, तो उस पर उसके खिलाफ सब आवाज उठाओ। तो उन दिनों में वो क्या कहते उसको, सनातन विचारों के जो लोग थे उन सभी ने ऑर्थोडॉक्स क्या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, आज की सनातन सभासरी का वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, लेकिन उन लोगों का बहुत बड़ा विश्व हिंदू वाले, मेनली विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, फिर और भी उनके ऑर्गेनाइजेशन उन दिनों में भी थे सभी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस पर बैन लाया जाए। उस समय शंकरराव चौहान चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, और ये रिडल्स का जब ये चालू हुआ, उन्हीं दिनों में मैं अम्बेडकराइट पीपल के संपर्क में आ रही थी बिकॉज ऑफ रिडल्स। क्योंकि सब मुझे कहने लगे थे, ऐसा ही हम लोगों की एक मीटिंग हुई कि रिडल्स पर क्या करना चाहिए नागपुर के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि आप चूंकि संस्कृत की है, यू गिव द ओरिजिनल रेफरेंसेस फ्रॉम रामायण। तो फिर मैंने रामायण का वो सब हिस्सा निकाला, जो रेफरेंसेस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चौथे वॉल्यूम में 32 यानी 32 रिडल्स के माध्यम से हिंदू, यानी उनका थर्ड वॉल्यूम हिंदू फिलोसॉफी पर है, यानी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिंदुइज्म, और फोर्थ वॉल्यूम में ये 32 रिडल्स है। वन ऑफ देम इज रिडल ऑफ रामायण कृष्ण। तो देन आई वेंट थ्रू इट, आई स्टडीड इट, and I brought all the original references in Sanskrit from Ramayana and wrote an article on it, हाँ, in दैनिक लोकमत। कि मैंने बिल्कुल ठान लिया कि इस वक्त मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के डिफेंस में खड़ा होना चाहिए। नहीं तो इस जो सेक्टर है ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी वालों का, वो ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। तो इस क्षेत्र में और कोई संस्कृत वाला तो मेरे सिवा आ नहीं सकता। बिल्कुल। बाकी तो सब पंडित थे, है ना। और इसलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था उन दिनों में, बोला रामाची बदनामी करणारा रामायणातला कोणता भाग तुम्ही उडवता, यानी व्हाट पोर्शन ऑफ रामायण यू आर रेडी टू डिलीट विच डिफेम्स राम। रामायण कहीं, अच्छा, रामायण में ही जो पोर्शन ऐसा है जो खिलाफ जाता है राम। जी जी जी, हाँ, अनोइंगली इट मस्ट बी, लेकिन जाता है वो, पहले आप उस पे बैन लाओ, then you turn to riddles in Hinduism। हाँ, तो वो थोड़ा मेरे टॉपिक में ऐसा मत करो, ऐसा टाइटल दो कि रामायणाची रामविषयक भूमिका, मतलब नथिंग डूइंग। मेरे टाइटल में एक भी आपने एडिट किया तो मैं बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करूंगी। तो उन्होंने वो कायम रखा। बोलो कौन सा पोर्शन पहले आप डिलीट करते। तो वो ना बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, दैट आर्टिकल क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर इन द सोसाइटी। लोगों ने उसके जेरोक्स कर कर के बांटे, बाहर गांव भेजे उस आर्टिकल के। तो वो पूरा संघ परिवार खबर गया। चूंकि वो लोग उन दिनों में लोकमत नहीं पढ़ते थे, उनका पेपर था तरुण भारत, फिर भी वो उन्होंने वो पढ़ पढ़ के बांटे, देखो ये इसको क्या हो गया, पागल हो गई, ये संस्कृत की है।
हाँ, और ये कैसा क्या क्या लिख रही है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मागो वैद्य जी। जी आपने नाम सुना होगा उनका, वो बीजेपी के और आरएसएस के मेनली राष्ट्रीय प्रवक्ता है और थे उस वक्त, बहुत एक्टिव थे। तो उन्होंने फिर मेरे खिलाफ एक आर्टिकल तरुण भारत में लिखा मेरे को ये करने के लिए, कॉन्ट्रैडिक्ट करने के लिए उसमें। फिर उसका जवाब मैंने तरुण भारत से ही दिया। फिर उन्होंने ऐसा हर एक संडे को हम लोगों का ये वाद युद्ध चल रहा था, ऐसे 6 आर्टिकल्स हुए उनके, 3 और मेरे 2। फिर वो बहुत ही चतुर लोग हैं, उन्होंने मागो वैद्य जी का लास्ट वर्ड रखा। अच्छा, क्योंकि वो तरुण भारत था। फिर भी जो मैसेज जाना था सोसाइटी में वो सब गया उन दिनों। और तब से मेरा बहुत ही ज्यादा संपर्क इसमें आया। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, सॉरी, रिडल्स ऑफ राम और कृष्ण, इसका मराठी ट्रांसलेशन मैं और प्रोफेसर रणदीप मिश्रा इन्होंने मिलके किया उन दिनों में 1988 में। अच्छा। और वो सबसे पहला ट्रांसलेशन था रिडल्स ऑफ, क्योंकि बाबा साहब यूज्ड टू राइट इन अ वेरी high flown and very beautiful English language. Yes. So we wanted to translate it. So ours was the first translation of riddles in riddles of Rama and Krishna in Nagpur area. I won't claim that that was the first translation in Maharashtra, but it went to all over Maharashtra. And we saw that it was a December लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पे जो अधिवेशन चलता है उसमें वो जाए असेंबली में, तो बहुत सारी कॉपियाँ हमने असेंबली में भेज दी थी। अच्छा। हाँ, I will show you that original booklet. Now it has become very torn and but वो जो ये था वो सिलसिला बहुत ही कामयाब हुआ। यानी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट माय ओन कंट्रीब्यूशन, बट आई बिकेम प्योर अम्बेडकराइट दैट मोमेंट, कि मुझे अभी प्रवाह के तीर पे रह के नहीं चलेगा। जी जी। कहाँ पर आपको लगा कि आपका जो विचार मंथन है या आपकी जो एक मे बी आई डोंट नो व्हेदर इट कॉल्ड लिबरेशन और चेंज इन एटीट्यूड, ये अम्बेडकर ने कैसे इन्फ्लुएंस किया आपको, डॉक्टर अम्बेडकर ने? व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? नहीं, क्या हुआ कि जो भी मेरे ऊपर जो संस्कृत के थोड़े थोड़े लेयर्स होंगे, जी जी बिल्कुल, बीइंग ए ब्राह्मण एंड बीइंग ए संस्कृत पर्सन, आई कैन डिनाई कि थोड़ा कुछ दिमाग को मैंने बहुत सारा घास फूस कर, क्योंकि मैं तो बर्तन वाली भाइयों में ही काम करती थी, तो लोग कहते थे उसको बुलाओ बर्तन मांजने के लिए। वो भी ऑर्गेनाइजेशन मेरा काम कर रहा था। जी जी। और उसमें बहुत सारी बुद्धिस्ट महिलाएं थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। और मेरा जो सर्कल था वो क्या होता है कि एंटी डॉरी मूवमेंट और एंटी रेप मूवमेंट बेबी, मेरा जो सर्कल था ना वो थोड़ा ना थोड़ा, आई एडमिट पब्लिकली, आई विल एडमिट कि वो उतना डीप कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं जा पहुंचा था। वी वेर लिटिल सुपरफिशियल इन आवर थिंकिंग, and because I didn't come in the contact of Ambedkarite literature and Ambedkarite followers who were very very responsible for convincing me. Yes. That was a group of 10-12 people of us. So after that riddles movement, people started inviting me in Ambedkarite circle, which was there before also, but in a very limited
विमेंस मूवमेंट का जो प्रॉब्लम हाँ, है तो इंडिया उसके में। ये इसमें कोई अम्बेडकराइट महिलाओं का मेलावा हो तो उसमें नहीं, जैसे नॉर्मली विमेंस मूवमेंट में आप थे और विमेंस मूवमेंट की एक प्रॉब्लम भी थी कि नेवर एक्नॉलेज द इश्यू ऑफ कास्ट, नेवर एक्नॉलेज एक्चुअली अम्बेडकरिज्म या कोई ऐसी, वो हमेशा से एक अपर कास्ट अपर एलीट जो स्ट्रक्चर रहा, काम उन्होंने भी किया, हम डिनाई नहीं कर रहे, काम किया है, हाँ। लेकिन वो कास्ट के और दलित विमेन, आदिवासी महिलाएं जो मुस्लिम विमेन है, वो उनके कॉन्टेक्ट इतने अच्छे से नहीं आ पाए। नहीं, वो क्या था, मैं आज भी बोलती हूँ कि ये कॉन्शियसनेस मेरे में पैदा हुआ अम्बेडकरेट मूवमेंट के साथ जुड़ने में कि महिला आंदोलन की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो सी मॉल बहुआ एंड वीणा मुजुमदार के हाँ परे जा ही नहीं पाई ना, तो कास्ट तक कैसे जाएगी? जी जी कास्ट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सॉइल। जी 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 बिल्कुल। तो if you are stuck to Sima the Bohua and their connotation and their interpretation of women's emancipation, जी that will not suffice. yes that's true। That came to my mind after I went through Baba Sahab's articles on women and counter-revolution Oh. and madness of Manu. House of Madness he used to जी, call Manu जी, Smriti. yes, yes। तो मैडनेस ऑफ मनु एंड विमेन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, इस पे लेक्चर देने के लिए 1987 में मुझे यहाँ का जो PWS कॉलेज है जी वहाँ पे हर एक साल ये होती है, एक लेक्चर सीरीज होती है 6 दिसंबर को, द महापरिनिर्वाण जी। दिवस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। तो आई वॉज इन्वाइटेड देयर टू गिव अ लेक्चर इन 2 पार्ट्स। तो दैट टाइम आई रियली स्टडी नॉट ओनली रिड्यूस बट विमेन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, स्त्रियां और प्रतिक्रांति, वो तो हो गया। हाँ, मैडनेस ऑफ मनु कि मनु ने महिलाओं को कब्जे में रख के क्या हासिल किया, इसका बहुत ही एक यूनिक जवाब उसमें दिया है डॉक्टर अम्बेडकर ने कि should I tell that in because all these days we were thinking of slavery of women, Indian women especially, is because of their subsidiary role in housemaking, their subsidiary role as a wife, as a mother, all these ideological questions we wanted to solve with the help of leftist ideology. जी तो जो महिला आंदोलन के बारे तो में- महिला आंदोलन में हम जो आइडियोलॉजिकल ये बताते थे, उसका पूरा एनालिसिस करते थे आइडियोलॉजिकली, उसमें हम लोग बियॉन्ड सीमा द बहुआ और यहाँ का जो लेफ्टिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ विमेन्स मूवमेंट, Feminism। उसके जी फेमिनिज्म जो यहाँ का फेमिनिज्म, राइट, तो उसके परे नहीं जा पा रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि और भी कुछ है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं अभी तक। तो अभी हाल ही में मैंने ये पूरे 40 सालों के बाद किताब लिखी है, नवस्त्रीवाद, न्यू फेमिनिज्म, और वो मेरे पूरे इस मैं ऐसा सोचती हूँ विचार मंथन का नतीजा है कि जिसमें से मैंने उसको टाइटल दिया न्यू फेमिनिज्म। तो उसमें जिन थिंकर्स के पास, इंडियन थिंकर्स के पास हम नहीं जा पा रहे थे और जिसके कारण दलित महिला संगठन जुदा हो गए फेमिनिस्ट ग्रुप जी से, जी जी क्योंकि यहाँ की दलित विमेन राइटर्स अलग हो गई। जी बिल्कुल। बाकी भी जो ह्यूमन राइट्स के लिए दिल्ली में या मुंबई में, पूना में या नागपुर में संघर्ष कर रहे हैं, वो सारी महिलाएं
फेमिनिस्ट मूवमेंट एक तरह से ब्राह्मणिक मूवमेंट बन गई, ओह एंड दैट इज व्हाई इट केम टू अ स्टैंड स्टिल बाय 1990। मंडल ये के सब टाइम पे नजदीक का मंडल ही- के टाइम पे सबका चरित्र दिखाई देता सबका चरित्र अंदर से दिखाई है। दिया, मार्क्सिस्ट का भी और फेमिनिस्ट का भी। फेमिनिस्ट का, और जो लिबरल भी जी, जी, यहाँ जी, के महाराष्ट्र के राइटर्स थे जिनको सर पे ले रखा था, जिनका नाम आपने सुना होगा, दुर्गा भागवत। ये एक बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र का कि जिनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मुझ पर अपनी तलवार निकाली थी अच्छा। कि ये रूपा कुलकर्णी ये क्या कर रही है, और इन्हें खुद ही रिसर्च मेथोडोलॉजी मालूम नहीं, जबकि मैं एमफिल को रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाती थी एमफिल के स्टूडेंट्स को, और महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर को रिसर्च मेथोडोलॉजी का कुछ आता नहीं था। अच्छा, ऐसे बोले हो? उन्होंने बस आउट ऑफ देयर शेयर Frustration? सेंटिमेंटल ओके थिंकिंग, बहुजनों के लिए उनका जो थिंकिंग था, अच्छा। दे बिकेम एंटी ब्राह्मणिस्ट, एंड दिस इज ऑल एंटी ब्राह्मण। अच्छा, दैट इज जस्ट सेंटिमेंटल एंड उन्होंने मंडल और रीडर्स और इन सब आंदोलनों के ऊपर एक लेबल लगा दिया कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ सब चल रहा, और ये एक रूपा कुलकर्णी नाम की एक विम्सिकल बाई आ गई है अभी फिल्म में, अच्छा, इसलिए उन्होंने नवशक्ति नाम का जो दैनिक मुंबई से निकलता था, नवशक्ति या नवाकाळ, नवाकाळ। नवाकाळ में उन्होंने आर्टिकल लिखा रूपाबाईचे तरकट मराठी में। अच्छा, हाँ, यानी अजीबोगरीब थिंकिंग का रूपा कुलकर्णी का तरीका। ओके, यानी मुझे तो उसमें भी आनंद हुआ कि अरे चलो दुर्गाबाई के ब्लैकलिस्ट में क्यों ना हो, अपना नाम नंबर 1 पे है। दैट मीन्स आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यस, I realized it, and she was totally against also all these factors added to my आपके यानी to the महिला direction. मूवमेंट का एक अलग तरीके से आकलन करने में इन सब चीजों की मदद हुई है। अम्बेडकरेट फॉलोअर्स, अम्बेडकरी लिटरेचर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, समग्र फुले वाङ्मय, स्पेशली गुलामगिरी, जी और सावित्रीबाई फुले की पोएट्री जी जी बहुत सुंदर है। वो इन सबका मैं कहीं भी बुलाने पर अलग सब्जेक्ट्स लोग देते थे। इन अ वे दे हैव such a done a great job in those days, all my listeners also, कि they wanted to listen to many more references from Sanskrit. So that was such an astonishing experience, and I totally came out of typical Brahmanic Sanskrit overpowering on me, जी जी। कि जिसके बंधन से मैं पूरी छूट गई। लेकिन आपका संस्कृत का नॉलेज बड़ा इम्पोर्टेंट रहा उन चीजों को एक्सपोज करने के लिए। I could contribute to the movement in a totally different mode than others. तो अगली बार से वो संस्कृत का टीचर किसी को बनाएंगे तो सोचेंगे कि ये कैसे किस ये लोगों को किस इससे वो बोलते थे, अरे ये कुलकर्णी नाम इनका थोड़ा सा ये करो, इन्वेस्टिगेट करो कि वेदर शी इज रियली ए कुलकर्णी और नॉट। शायद उनके माता पिता से कोई तो भी गजबी है, रामटेके, अच्छा हाँ मेश्राम, कोई तो भी हो सकता है। अच्छा इतना ज्यादा मेरे को उन दिनों में रिडल्स के एक एनोनिमस लेटर आया, जी नीचे जय भवानी लिखा था और बोला था कि आप बहुत ज्यादा मस्ती मत करो, हाँ आपका नाम तो रूपा है, लेकिन आपके रूप को एक एसिड का बल्ब ओह क्या कर सकता है ये सोच लीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो उस लेटर की फिर जेरोक्स निकाल के मैंने पुलिस थाने में दी थी, लेकिन वो लेटर अभी भी रखा है मेरे पास। हाँ, ये दिस इज द स्टोरी ऑफ 1987-88। and then you came into the Mandal movement also. आई केम इन द मंडल मूवमेंट। तो लोग बोलते थे अरे वो रूपा कुलकर्णी को लाओ,
वो मनुस्मृति हमें दिखाती है, यानी देखो यहाँ के बहुजनों को आज तक मनुस्मृति है कैसी ये भी देखने को नहीं मिला था, है ना। यानी महाराष्ट्र के अंदर की जो 283 या 273 जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड जिन्हें हम कहते हैं कि ये मंडल में गिनाई गई जातियां हैं, और पूरे देश की तो कितनी है, तो करीब 4700 कुछ जातियां हैं, उनको आज तक मनुस्मृति देखने को ही नहीं मिली, छुपा के रखी इन लोगों ने, और पंडितों के हाथों में सारे धर्म का ठेका देके रखा। बहुत कड़वा बोलती थी मैं उन दिनों में, तो यानी इर्द गिर्द हमेशा पुलिस रहा करते थे। अच्छा। हाँ, अभी आप इस समय जो माहौल चल रहा है पूरा बड़ा भयंकर हिंदुत्ववाद का, मैंने तो पहले से वो रट लगाई है कि देवेंद्र फडणवीस क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। उन्हें मोहन भागवत से छुटकारा मिले तो कुछ करेंगे ना, सब रिमोट तो उधर से ही उनके चलते हैं, तो बोले ये करेंगे वो करेंगे, ये आरक्षण देंगे वो, अरे साला हमारा घर कामगारों का बोर्ड तक नहीं उन्होंने अभी तक फॉर्म किया, जो 2 साल 2.5 साल हो गए बर्खास्त किए गए। तो एनीवे दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट इन दिस मूवमेंट। ये जो विमेन्स मूवमेंट का भी जो तथाकथित सो कॉल्ड प्रागतिक विचारों का कहलाने वाला जो एक चेहरा था, तो उसका वास्तव जब मेरे सामने आया तब मुझे भी लगा कि विमेन्स मूवमेंट भी हमें अलग से इंटरप्रेट करनी पड़ेगी। मेरे साथ तो सब श्रमिक महिला ही थी ज्यादातर, तो उन सभी के दृष्टि से भी मैंने ये सोचा कि जाति व्यवस्था पर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसके खिलाफ। तो पहली बात मैंने ये की कि संस्कृत में बौद्धाचार्य अश्वघोष जी का वज्र सूची नाम का, मैं वो उस किताब का आपको हिंदी आवृत्ति बताती हूँ, दिल्ली में आपको मिल जाएगी, वाणी प्रकाशन ने निकाला है। तो 1992 में लोकवाङ्मय गृह ने, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस ने वो मेरा प्रकाशित किया। मेरे पास लिखा हुआ पड़ा था उसका मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन कोई भी प्रकाशक तैयार नहीं था उसे छापने। बहुत अच्छी अश्वघोष जी का तो बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत बड़ा किताब माना जाता है। वो केवल बुद्ध चरित्र के कर्ता नहीं थे, ये वो वज्र सूची के भी लेखक थे। तो ये किताब नारायण जी सुरवे ले गए मेरे पास से, मेरा लिखा हुआ, और उन्होंने कहा कि ये बाहर आना बहुत जरूरी है। तो मैंने सारी जिसे हम एडिटेड टेक्स्ट कहते कि नहीं, वैसा उसको बनाया। अच्छा। और उसका फिर से एडिट किया मैंने उसको, और दैट एडिटेड वॉल्यूम और संस्करण वर्षन केम इन द मार्केट इन 1992, और ये शायद अप्रैल में ही मैंने उसका, मई महीने में मैंने 1992 में उसका प्रकाशन किया था नागपुर के अंदर। वो मराठी वज्र सूची थी, फिर हिंदी भी उसका वर्षन दिल्ली वालों ने निकाला, और उसमें सबसे बड़ा दायित्व निभाया है दिल्ली के महापंडित राहुल सांकृत्यायन प्रतिष्ठान के मैनेजर पांडे जी ने। अच्छा। आप लोग जानते होंगे उनको, हिंदी के। हाँ, मैनेजर पांडे जी जब उन्होंने मेरी मराठी वज्र सूची पढ़ी तब हंस मासिक में, अच्छा, जो मुंशी प्रेमचंद निकालते थे, हाँ, राजेंद्र यादव जी का, हाँ, लेकिन पहले तो मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका थी, उसमें उन्होंने उस पर का समीक्षण छापा पहली दफा, और फिर वो सब जगह गया उत्तर प्रदेश में, और आज उसकी हिंदी भी ये उपलब्ध है। तो वो एक प्रकार से वज्र की सुई है। व्हाट इज वज्र सूची? एंड आयरन नीडल। वज्र यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन मेटल रहता है। इंद्र का अस्त्र भी वज्र ही था, लेकिन वो नहीं है ये।
ये वज्र का मतलब है लोहा, और ये लोहे की सुई जो है वो अश्वघोष ने ऐसा नाम रखने का मुख्य कारण ये है कि वो जाति व्यवस्था के बहुत बड़े बलून में वो अच्छा, उससे हाँ ये बोला जाता है कि बहुत बड़ी प्रिक करना चाहते थे, I think that is one और एक प्रिक ही उस बहुत बड़े बलून को धराशायी कर देगी। अच्छा। ये उनका विश्वास था, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ he presented so many arguments against caste system in those days, in first century AD, यानी थोड़ा सम्राट अशोक के बाद 200-300 साल के बाद वो जन्मे हैं। अच्छा। हाँ, AD 75 से लेकर के AD 150 तक का उनका समय है, आचार्य अश्वघोष। ये ब्राह्मणिज्म से ही तंग आकर के उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकारा था उन दिनों, और उसका इतना प्रचार किया था गा गा कर, कई जगह वो घूमे और उन्होंने बुद्धिस्ट प्रिंसिपल का प्रचार किया था। लेकिन यही उनका काम नहीं था, उन्होंने संस्कृत में बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, बुद्ध चरित। बुद्ध को पहली बार संस्कृत पोएट्री में एक नायक का स्थान मिला, जो कि राम कृष्ण बाकी हुआ करते थे, है ना, भीम अर्जुन दुष्यंत, शकुंतला में दुष्यंत नायक है, यानी सभी रघुकुल के या यादव कुल के ही जो थे वही हीरोज होते थे। तो इसलिए पहली बार अश्वघोष जी ने जो काम किया, मुझे लगा वो उससे जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हमें प्रमाण, जाति व्यवस्था के विरोध का एक बहुत बड़ा प्रमाण हमें मिल जाएगा। उसके बाद एक 4-5 महीनों के बाद ही उसी साल 1992 के अक्टूबर में, 4 अक्टूबर वो तारीख थी, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन था उस दिन। उस दिन मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा, यानी मेरे बुद्धिस्ट होने के कुछ 5-6 महीने पहले ये वज्र सूची आई थी। अच्छा। तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली आपका बुद्धिज्म में आने का जो पूरा जो आया, उससे पहले काफी ये सोशल मूवमेंट, ये स्टेट्स थी सब, बट हम कहते हैं ना जैसा लास्ट फिगर इन द कैप, वो ये वज्र सूची ने किया काम। तो मतलब पूरे, मतलब एक ये भी है, कल मैं नागलोक में था, वहाँ एक पूरा चर्चा भी चला था कि बुद्धिज्म लिबरेट एंड एम्पावर पीपल, और कैसे करता है। तो ये जो आपका भी अपना जो पूरा एक लाइफ है, लाइफ जर्नी है। या माय लिबरेशन फ्रॉम ब्राह्मणिज्म, फ्रॉम orthodoxy, limited thinking in the same circle, that became free. And so that was a thing which created quite a sensation in the society, because I didn't give any hint any day. उसके पहले ही दिन कहीं धर्मचक्र प्रवर्तन के पहले दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स होते, तो because of वज्र सूची people used to call me in Ambedkarite movement also. ये आंदोलन भी हो गया था रिड्यूस का, यानी एक थोड़ा विश्वास पैदा हुआ था तो कि ये कुलकर्णी होते हुए भी कुलकर्णी नहीं है, इस तरह का थोड़ा that much एक ट्रस्ट I think must be created in the society. I guess that must be the situation. और फिर ये धर्मांतरण जो मैंने किया, तो इसका स्वागत भी हुआ और इसका विरोध भी हुआ। उन दिनों विरोध तो उन्हीं कॉर्नर से हुआ जहाँ से होना था। एक जन ने कहा, बोले कि मुझे, हमारी एक मित्र है मूवमेंट के, उन्होंने बताया कि वो एक गैराज में बैठे थे, और वो गैराज एक हिंदी भाषी था, एक कोई मिश्रा या शर्मा करके थे उनका, और उन्होंने उनसे पूछा, वो जो हमारे मित्र बैठे थे वो अम्बेडकराइट मूवमेंट के थे, अपनी स्कूटर दुरुस्त करने गए थे। तो वो आदमी बोला, आपने पढ़ा क्या पेपर में, वो कुलकर्णी बाई तो बोले SC बन गए। तो इन्होंने
मैंने कहा हो क्या एसी बन गई क्या? हो बोले एसी बन गई, बोले रिवर्स में चली गई, बोले अच्छी खासी बमन थी लेकिन रिवर्स में। अब वो ऑटो ऑटो गैरेज वाला था, अच्छा। तो उसने अपनी टर्मिनोलॉजी यूज की कि वो तो रिवर्स में चली गई। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ रिएक्शन व्हिच आल्सो आई रिसीव्ड दोस डेज। लेकिन बाकी जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने आपका स्वागत हुआ। और ये मानो पहला कदम था। उसके बाद फिर 2-3 महीनों के बाद और 2-3 जन मूवमेंट के फ्रॉम ओबीसीज दे आल्सो बिकेम Buddhist, but one of them left that thinking and he went to Maratha Seva Sangh वगैरह। लेकिन एक 4-5 जन तो हुए, somewhere from Brahmins and few were एज ए वुमन जो कि पूरे आपका तो फिर भी प्रगतिशील फैमिली से आप आती हैं, तो इसलिए वो एक लिबरेशन थी। लेकिन क्या चेंज आपको लगता है बिटवीन द ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में आप हैं और उसके बाद आप बुद्धिज्म में आते हैं? हाउ बुद्धिज्म लिबरेट पीपल और एम्पावर पीपल? क्या होता है कि ये जो आइडियोलॉजीज है, सोशलिस्ट लीजिए, कम्युनिस्ट लीजिए, गांधीयन वे ऑफ थिंकिंग, इन सब में जब कास्ट का क्वेश्चन आता है या यहाँ की गरीबी का, यहाँ की लोगों के परावलंबित्व का, डिसीजन नहीं ले सकते क्या खाए। आज तो वही इशू हो गया ना, 1 लाख की फैमिली देखो, या गुजरात के वो उना गांव में जो मारे पीटे गए, लोगों को क्या खाए, क्या पिए, कैसे रहे, क्या बोले, कौन सी भाषा बोले, इसका भी कोई पूछना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस नहीं है इस कंट्री के अंदर। तो क्या किया हमने उन 70 सालों में? 70 साल होते आए हैं हमारे इंडिपेंडेंस के। नेक्स्ट ईयर वी विल कंप्लीट 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और इतने सब इसमें ये देखने की एक दृष्टि आ गई। फिर ये भी लगा कि जो बॉन्डेज में मैं थी उसमें से मैं बाहर निकली। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा एहसास है, और दैट आई गिव दिस क्रेडिट टू द थेरीज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। हाँ, थेरी गाथा जो पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें खुद्दक निकाय नाम का ग्रंथ है, त्रिपिटक। बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली, कैनोनिकल लिटरेचर इज कॉल्ड त्रिपिटक। तो त्रिपिटक के अंदर जो खुद्दक निकाय है उसमें ये थेरी गाथाएं आती है। तो उसके अंदर थेर गाथा भी है और थेरी गाथाएं भी है। तो इनका मेरे पढ़ने में आया इनके बारे में, क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे थे कि बहुत पहले यानी 19वीं शताब्दी के अंत में 1892 में प्रोफेसर मिस्टर एंड मिसेस रिस डेविड्स, इस कपल ने बहुत बड़ा काम पाली भाषा के लिए किया था। हाँ, बुद्धिस्ट इंडिया नाम की किताब पढ़ी मैंने। फिर साम्स ऑफ सिस्टर्स, साम्स ऑफ ब्रदर्स एंड साम्स ऑफ सिस्टर्स, ये 2 किताबें मिसेस रिस डेविड्स ने लिखी है। उनके बहुत पुराने एडिशंस मुझे पढ़ने को मिले मेरी इसमें। मैं खोज रही थी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर सिंस आई हैव बिकम अ बुद्धिस्ट, खाली मुझे वज्रसूत जी तक सीमित नहीं रहा, मुझे पाली लिटरेचर भी देखना चाहिए। तो उसमें मुझे जब ये थेरी गाथाओं के बारे में पढ़ा, राहुल जी ने लिखा था, राहुल संकृत, बदंत आनंद कौशल्यान जी ने लिखा है उसमें, कि मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या क्या है। एक आपटे करके है, वागो आपटे, उनका बौद्ध पर्व नाम का एक किताब काफी अच्छा है। उसमें भी विदाउट बायस उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर का परिचय करा दिया है। तो ये सब मैंने इतिहास पढ़े, और उसमें फिर रिस डेविड्स के थ्रू और भरत सिंह उपाध्याय
हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने थेरी गाथाओं का किया हुआ हिंदी ट्रांसलेशन मुझे पढ़ने को मिला। राहुल जी ने किया हुआ कुछ हिस्सा भी मिला। और फिर वो ओरिजिनल टेक्स्ट इन पाली मिलने के बाद मैंने 2000 में एक किताब लिखी, बुद्ध कन्यांच्या मुक्ति गाथा, थेरी गाथा, आज से 15 साल पहले। यानी थेरियों को मैंने बुद्ध कन्या नाम दिया। और भगवान बुद्ध के ज़माने में यानी 6th सेंचुरी BC उन दिनों में महिलाओं ने, वो तो उन दिनों में काफी बंधनों में थी, तो कैसी वो बाहर निकली। और पहली दफा स्त्री के बारे में मुक्ति इस शब्द का यूज भगवान बुद्ध ने किया। हाँ। वो जो थेरी गाथा है 73 यानी 73 थेरीज है, जिनके जिसे हम कहेंगे आत्मनिवेदन है उसमें, यानी अपने एक्सपीरियंसेस आफ्टर बिकमिंग ए थेरी। थेरी किसको कहते हैं कि महिलाओं को बुद्धिज्म में प्रव्रज्या बोलते हैं। हाँ, प्रव्रज्या लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं था जी। हिंदुइज्म में भी नहीं था सन्यासिनी बनने का, सन्यास मार्ग में जाने का। और बुद्धिस्ट थिंकिंग में थोड़ा सा भगवान बुद्ध के साथ एक डायलॉग करना पड़ा उनके शिष्य आनंद को। उनका जो परम प्रिय शिष्य थे सारिपुत्र और मोगलाय और आनंद, तो आनंद के साथ आनंद ने फिर महिलाओं की वकालत की, क्योंकि उन दिनों में महिलाएं बाहर निकले ऐसा वो जमाना नहीं था जी। वो बाहर निकली तो उसका स्टेटस नगर वधू का ही माना जाता था। तो इसका बहुत बड़ा असर महिलाओं की जिंदगी पर था, उनकी दुर्दशा पर था। और इसको पहली बार जमाने के सामने रखने का काम इन विमेन मंक्स ने किया, बुद्धिस्ट मंक्स की वो सारी की सारी। और उनका नेतृत्व किसने किया होगा, तो भगवान बुद्ध के जमाने में उनकी जो सेकंड मदर थी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी, उसने किया है नेतृत्व। अच्छा। और मैंने ये विद्रोही सम्मेलन में भी कहा था कि दुनिया का सबसे पहला महिलाओं के लिए मोर्चा निकाला है। बहुत आपने बिल्कुल ये सत्य लाने पर अब सब बुद्धिस्ट महिला संगठन मेरे रिसर्च का अच्छा यूज कर रही है कि उनको भी ये पता चला कि मुक्ति शब्द का सोर्स कौन है। कई बार जो है कई लोगों ने जो सेक्युलर अपने को बोलते हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया बुद्ध पे कि बुद्ध ने महिलाओं के बारे में कुछ नहीं किया। नहीं, तो आपने जो ये गलत है। जो रीजंस थे ना पहले उनके हेजिटेट करने के, वो व्यावहारिक रीजंस थे कि महिलाएं बाहर निकलने के बाद उनकी सुरक्षितता, क्योंकि मंक्स को घूमना पड़ता है जी, वो एक जगह रहते नहीं है ना। चरथ भिक्खवे चारिकम, भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम घूमते रहो, एक जगह मत रुको। 45 साल बुद्ध घूमे हैं इस भारत के अंदर, 1-2 साल नहीं। जब घर से बाहर निकले तब उनकी उम्र थी 29। He was a young boy of 29 years. 6 years he became means he observed a penance under a tree near Niranjana river, and he got enlightenment. That history is very, very well known. So that time his age was 35 years when he became enlightened, सम्यक संबुद्धा बन गए वो। तो उनको जीते जी निब्बान की प्राप्ति हो गई। तो तब भगवान बुद्ध ने जो घूमना वो हो सकता था, राजा बिंबिसार ने उन्हें कहा था, मगध सम्राट ने, जब उन्होंने घर छोड़ा तभी ऑफर किया था मगध सम्राट ने कि मैं मेरा आधा किंगडम, आई विल ऑफर माय किंगडम टू यू, यू प्लीज कम बैक एंड यू रूल
you are going to become a Chakravarti Samrat. That is the prediction of the fortune tellers, astrologers, that you are going to become a Chakravarti Samrat, so you come back. असित मुनि गए थे, उन्होंने वो जाना था कि इनके बारे में दो तरह की प्रेडिक्शंस हुई है, या तो he will become a sovereign king, otherwise he will become a ascetic. He will become an ascetic. So these two north and south poles were there in his life. You can imagine how much he must have thought. So he had given thinking to the rescue of the mankind from the one and only problem of humanity, that is grief. Yes. Dukkha mukti. Dukkha. So that took a place of soul in his philosophy. That attracted me very much. He made the soul minus from the religion. So परमात्मा, जीवात्मा, ये सब उन्होंने निकाल दिए, और उसकी जगह आदमी का सबसे बड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक को रहता है, तो हर एक का प्रॉब्लम तो छुड़वाने की कोई यंत्रणा है नहीं हमारे पास. Even our work in women's movement, giving relief to women, is also limited to our own place. हाँ, हर टाइम आप बम्बई नहीं दौड़ सकते, दिल्ली. तो पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में जो आदमी सिद्धार्थ गौतम सोच रहे थे, वो सोच के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि why I became such a staunch follower of Lord Buddha and बाबा साहब. इनको ना सुगत कहा जाता है जी. भगवान बुद्ध को सुगत कहा जाता है. तो वह सुगत का मतलब, तथागत का मतलब क्या है? तथागत, तथा यानी एक अलग ही मार्ग से तथा गया हुआ. तथा यानी वैसे, वैसे यानी कैसे, तो उसका तो जुबान से अपने हम बखान नहीं कर सकते, लेकिन वो अलग ही मार्ग था. तो ये नाम उनको पड़ा. अरे कौन सिद्धार्थ? अरे वो तथागत नहीं क्या? वो नहीं, ऐसे घर से निकल गया. 6 साल उन्होंने बिताए कि मैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स का क्या करूं. कितना डाउन टू अर्थ. जी बिल्कुल. हाँ, वहां कहीं उनका दिमाग नहीं चला कि अरे मुझे मुक्ति चाहिए, बाकी लोगों का मुझसे क्या ताल्लुक. जी बिल्कुल. एक मैं लिबरेट हो जाऊं. आई शुड बी वन विथ द सुप्रीम सोल in the Vedanti. मेरा पर्सनल लिबरेशन हो जाए. Yeah, according to Shankaracharya, you yourself become one with the supreme soul, and you will be mumukshu, you will be mukta. This was not the interpretation of mukti according to Bhagavan Buddha, and he became liberated himself, but he didn't go back to his kingdom. He rejected the offer of Raja Bimbisara, and he went to his palace only once after he became Samyak Sambuddha, and that too for the alms. भिक्षाटन करते करते गए कपिलवस्तु. बहुत सुंदर वर्णन है इसका महाकवि अश्वघोष ने सौंदर्यनंद में किया है कि कैसे बुद्ध चलते थे. क्या तम प्रेक्ष, उनको देख के तम प्रेक्ष योनेन गतः स, तम प्रेक्ष योनेन गतः स स्थितः, यानी जो कोई अन्य मार्ग से जा रहा था वो एक जगह रुक गया. बुद्ध को रास्ते से जाते हुए देख करके जो एक जगह रुक गया वो उनके पीछे चलने लगा. और जो किसी काम से जल्दी रास्ते से जा रहा था वो उनको देख के एकदम ही धीरे धीरे चलने लगा, भूल गया किस काम से निकला था. और जो कोई रास्ते के बाजू में बैठा हुआ था, यक्कश्च आस्ते, आस्ते यानी बैठा हुआ था, सचो उत्पपात, वो कूद के एकदम खड़ा हो गया उनको देख के.
ये बुद्ध का प्रभाव था। Why I am telling this संस्कृत वर्स, क्यों उनको देखकर लोगों की ये दिशा हो जाती थी, काम वाम भूल जाते थे, और उनके इसमें कोई चमत्कार नहीं है जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि कोई उनमें से ऑरा निकल रहा था और दिखाया कोई मदारी का खेल दिखाया। हाँ, उनका जो व्यक्तित्व था ना, उसका वो बहुत ही एक ऐसा मैजिक ये था, इफेक्ट था, मैजिकल इफेक्ट। तो वो इफेक्ट उनके साथ तो रहा ही होगा। ही lived a very long life of 80 years. So right from his 35th year of age till last moment, he was all the way walking and walking and walking and meeting the people and convincing them about Buddhism. So जो दुनिया के अंदर जो रेवोल्यूशन बुद्ध लाए, वो मात्र मेडिटेशन करके नहीं लाए, लगातार जा रहे हैं। I am खिलाफ the meditation. I want to tell you, it will be a little in a lighter tone. No. But I always tell people कि don't meditate. विपश्यना is wrong. विपश्यना करना है ना, विपश्यना का मतलब क्या है बताओ? आज मैं because of you I am I have this new thought has come to me. Okay. Never before I have narrated this. मैं इतना ही विपश्यना का विरोध करती हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध खुद कहते थे कि लोगों से संवाद करो जी, उनसे डायलॉग करो, चुप मत बैठो। वो सोच सकते थे कि मुझे जो एनलाइटमेंट मिली है उसी में मैं और एडिशन करूँगा और एडिशन को आई विल बिकम महापंडित। जी जी नहीं किया ना उन्होंने। जो सत्य मुझे मिला है वो पहले जाके मैं किसी को बताना चाहता हूँ। तो वो 5 भिक्षु उन्हें मिल गए बनारस के पास, जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। जब वो पेनांस में बैठे थे ना, तो उन्होंने बहुत दाना पानी सब छोड़ दिया था। तो ही बिकेम वेरी वीक, उनका पीठ से चिपक गया था वगैरह। अभी ऐसी दशा में तो ब्रेन भी अफेक्ट हो जाता है जी। तो उन्होंने खाया, उन्होंने खीर खाई ही, यानी उनमें वो चेंज, खुद को चेंज करने की बहुत बड़ी ताकत थी। मैं तो वही सीखी हूँ बाबा उनसे कि आज तक मैंने उपवास किया, अब लोग क्या कहेंगे मेरे को, ऐसा वैसा ये नहीं सोचा। उन्होंने, सुजाता ने लाई हुई वो खीर प्राशन की, उनके जी में जी आए गई। किसी भूखे प्यासे आदमी को आप खीर खिलाओ तो दैट विल बी रिजनरेटिंग हिज थिंकिंग प्रोसेस, एंड दैट वाज द मेन कॉज व्हिच बुद्ध ऑल द टाइम कि नहीं, चुपचाप मत बैठो, खाना पीना मत छोड़ो, अपने आप को तकलीफ मत दो। दिस वाज अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग व्हिच शुड बी फॉलोड बाय all the people of religion sector, जो लोगों को झूठ मूठ सिखाते हैं। आज तक सारी हमारी बहुजन महिलाएं इन्हीं में पड़ी रही। ये उपास हो गया, अब ये दूसरा, वो खत्म हो गया, ये व्रत, वो व्रत हो गया, अब ये व्रत करो। इन्हीं में पूरी जिंदगी, स्पेशली महिलाओं की, पुरुष नहीं करते ज्यादा, सब औरतों पे सर पे थोप दिया है। तो वो ये जो करती है ना, उसका विरोध करना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगा। वो भी फिर सब्जेक्ट हमने विमेन्स मूवमेंट के अंदर लाया वगैरह वगैरह। लेकिन ये थेरी गाथाओं का जो संपादन करके उनमें से सिलेक्टेड गाथाएं मैंने, वो बुद्ध कन्याओं की मुक्ति गाथा इसमें। तो ये जो है ना कि विपश्यना का मतलब है खुद में देखना, विशेष दृष्टि से पश्य यानी देखना। दृश्यपश्य नाम का धातु है संस्कृत में, पश्य यानी देखना, और वी यानी विशेष रूप से खुद को पहचानने के लिए झांकना, देखना। तो वो तो हम आंखें खोल के भी कर सकते हैं ना। तो उसके लिए 15 दिन बात नहीं करना किसी से, ये नहीं करना। तो मैं बताती हूँ कि उससे बीपी बढ़ जाता है। आप मौन रखो तो आप ऐसे अंदर से ये होते हैं, मुझे नहीं लगता अपना मन शांत होता है। मन शांत तभी होता है जब आप अपनी बात किसी से शेयर करते हो, उससे ये बैठो ना तुम चुपचाप, लेकिन उसे ध्यान या मौन की कोई जरूरत है, ऐसा मुझे इस जमाने में लगता नहीं है।
जो बात उसमें एक आ रही थी और बहुत आपने कहा कि जैसे बुद्ध ने कहा कि महिलाओं को भी आगे आए, धम्म में आए, भिक्षुनी बने, जो भी मॉन्क बने, जो भी उसमें था। और जो हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, आपने कहा कि ज़्यादातर महिलाएं हमारी, और उसमें दलित बहुजन ही क्यों, सवर्ण महिलाएं भी फंसी गई हैं सारे जो भ्रमजाल में जी। तो उस भ्रमजाल में जैसे आप वामपंथी आंदोलन से भी लड़ती हैं, आप डोमेस्टिक वर्कर से भी लड़ती हैं, और एक मुद्दे पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाकी जो है उनका जो उनका पूरा सोशल जो कल्चरल जो एस्पेक्ट है, दैट इज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मणिकल सिस्टम। तो लेफ्ट भी जब लड़ाई करता है तो वो केवल वो इश्यू, आज आपका राशन कार्ड बनना तो राशन कार्ड बनने की लड़ाई, उसके बाद हमारे और इश्यू पे बात नहीं करेंगे। आर्थिक प्रश्न ज्यादा, हाँ, आर्थिक प्रश्न भी है, और जो मुद्दा है उतना ही तक, मतलब जबकि मुद्दा तो पूरा रिलेटेड है। यानी कि जो बाबा साहब ने किया, जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो लिबरेशन है ये कल्मिनेट तब होगी जब आप वो जो डीलिंक करेंगे। जैसे आपने कहा कि मेरी लिबरेशन, आई हैड टू डीलिंक, यू कैन बी अ मार्क्सिस्ट बट यू आर अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर। तो जब वो पूरे ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर से आप पूरी तरह से डिलीट मारेंगे, और जब बुद्धिस्ट आपने कहा कि आप आए तो उसके बाद यू फाउंड अ न्यू वे ऑफ लाइफ और लिबरेशन, तो क्या आपको लगता है कि जो अभी हम लोग जो आंदोलन करते हैं, खास करके जो जैसे आप डोमेस्टिक वर्कर का कर रहे हैं, श्रमिकों के, तो इनको भी कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए कि यू लिव दिस लाइफ एंड देन चेंज। हाँ, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना की थी, तो श्रमिकों का संगठन वो होने के कारण सबको लगा कि इंडियन लेबर मूवमेंट तब की जो थी उसी प्रकार का ये कोई ये होगा, लेकिन उसकी स्थापना करने के पीछे बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि सारे श्रमिक जो है उसमें केवल महार कम्युनिटी के थोड़ी है जी, वो सभी कम्युनिटीज के श्रमिक है उसमें। एक ब्राह्मण्स नहीं निकलते थे इस तरह का ये करने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन बाकी तो सभी समाजों से निकल रहे थे। तो वो जो उनका उद्देश्य था कि अंडर द बैनर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाद में हुआ स्थापना 1942 में, लेकिन उसके पहले उनका कदम क्या था कि श्रमिकों के भीतर जागृति ला करके उनको सबको एक झंडे के नीचे लाने से जाति व्यवस्था का निर्दालन हम कर सकते हैं। हाँ, यानी जब सारे श्रमिक एक हो जाएंगे जी। देखो, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के टिकट पर जो उम्मीदवारों को उन दिनों खड़ा किया था, 17 चुन के आए ना बम्बई असेंबली में, तो उनमें ब्राह्मण्स भी थे, सीके भी थे, बहुजन समाज के थे और शेड्यूल कास्ट भी थे। तो ये चमत्कार एक हुआ था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जरिए कि, लेकिन इंडियन लेबर मूवमेंट ने उसकी कुछ दखल नहीं ली है, कोई उसमें नोट नहीं लिया। हाँ, सुकोमल सेन करके जो है उनका इंडियन लेबर मूवमेंट नाम की किताब है, बहुत बड़ी किताब है, 500 पेजेस की जी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में केवल एक लाइन है कि स्वतंत्र मजदूर पक्ष के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी देशव्यापी स्ट्राइक को सपोर्ट किया। बस एक पूरा छान मारा मैंने, लेकिन उसमें एक ही सेंटेंस है। तो इसका एक मकसद ये था कि इस पार्टी के जरिए एटलीस्ट श्रमिकों में जाति के बाहर जाने की क्षमता आ जाएगी जी, कि तेरे दुख और मेरे दुख एक ही है, कि हम ब्राह्मणशाही और मालिकशाही, मालिकशाही दोनों का मुकाबला करेंगे, क्योंकि श्रमिकों के दो शत्रु हैं। ऐसा बाबा साहब ने तो कहा ही था उनके मनमाड़ के भाषण में कि मजदूरों के दो प्रधान एनिमीज है, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा
पूंजीवाद बोल दीजिए। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, तो ये दो जो नजरिए है ना, तो ये हमने जब मोलकरीण संगठन स्थापन की, विदर्भ मोलकरीण संगठन, तब मैंने एक सर्वे करवाया था बाल मजदूरों का। दैट वाज गर्ल चाइल्ड ईयर इन 1991, और लकीली दैट वाज महात्मा फुले डेथ सेंटिनरी ईयर 1990, और 91 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बर्थ सेंटिनरी ईयर। सो 90 एंड 91 बहुत एक कॉम्बिनेशन था, और उन दिनों में हम गर्ल चाइल्ड लेबर पे काम कर रहे थे। तो फरियाद नाम की एक छोटी फिल्म बनाई है मैंने उनकी, नागपुर के अंदर जो, तो उसमें जो सर्वे किया ना, उसमें हमने कास्ट का कॉलम डेलिबरेटली रखा कि इसमें कौन कास्ट की बालिकाएं को मजदूर बनना पड़ता है बचपन में। तो उसमें हमने ये देखा कि 40% चिल्ड्रन वेर आउट ऑफ स्कूल, हाँ, और उनमें जब जात निहाय देखा तो सबसे ज्यादा जाति के उसमें जो बाल मजदूर थे वो एक तो बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम थे और ओबीसी थे। ब्राह्मण महिला केवल एक मिली, 1000 लोगों में केवल 1 woman was a Brahmin house worker and who used to do roti making and not cleaning the vessels and तो इस पर से ये दिखाई देता है ना, तो ये कॉन्शियसनेस हम हमारे संगठन में जरूर उनको पढ़ा रहे हैं। तो आप बोले कि बुद्धिस्ट महिला, आपका स्टेटमेंट है कि इसमें बुद्धिस्ट महिलाएं भी थी, तो क्या बुद्धिज्म के बाद उनमें वो चेंज नहीं आया कि जो लिबरेशन आना चाहिए कि बच्चे बाल मजदूर ना बने? नहीं, क्या है वो जो फैमिली की जरूरत रहती है ना, उसके कारण वो माँ जब बाहर आती है घर के, ये सब आज भी घरेलू कामगारों में बुद्धिस्ट महिलाएं सबसे ज्यादा है, उसके बाद आदिवासी है, गोंड, नागपुर की गोंड ये जमात जो है वो एसटी है, आदिवासी। अब डोमेस्टिक अपना मेहनत कर रहे हैं, उसको कोई मेहनत करने में कोई ये नहीं ना। और क्या है कि आज भी रिक्शा चालक ये आदिवासी और बौद्ध ही ज्यादा है। अच्छा। हाँ, घरेलू कामगार वही ज्यादा है। हमें ये जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं ना, उनको वो इलाके में ले जाके दिखाती हूँ नागपुर के, कि जिनमें ये हमारे श्रमिक महिलाएं रहती हैं। मुस्लिम भी बहुत गरीब है, गरीबी बहुत ज्यादा है 3 समाजों में। तो ये जो कारण है उसका, गरीबी तो है, वहां तक हमें मार्क्स को मानना ही पड़ेगा, उसके हम सिवा बात ही नहीं कर पाते। लेकिन उसके आगे जाके जो स्कोप बाबा साहब ने उसको दिया है कि देखिए, बिकॉज यू बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, you are compelled to do these type of works. Otherwise, had you been a Brahmin, तुमको ये काम नहीं करना पड़ता। वो जो छाल निकालते हैं आज भी, गैया या कोई मर जाती तो वो जो उसकी चमड़ी निकालते हैं, तो दिखाइए मुझे एक भी ब्राह्मण घर में कोई लड़का ये काम करता होगा या लड़की ये करती होगी। स्वीपर का काम कोई ब्राह्मण जान जाएगी पर नहीं करेगा। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो अकॉर्डिंग टू कास्ट था, और कास्ट सिस्टम मनुस्मृति के जमाने में ही पैदा हुई। तो क्या आपको लगता है कि ये कास्ट सिस्टम को जब एलिमिनेट करने की बात करते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैसे होगा? क्या इस पे मैं जानना था। मैंने एक ही उपाय मेरे पास है इसका। और जब ये पुरस्कार वापसी का माहौल चल रहा था कि बड़े बड़े साहित्यिक लोग ये अपने अपने पुरस्कार इस शासन के, जातीयवादी शासन के खिलाफ लौटा रहे थे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका कुछ ये दिखाने के लिए देवर एक सिम्टम, एक उसका सिंबल करके लौटा रहे थे। मुझे एक जगह बुलाया था किसी को पुरस्कार देने, तो फिर ये सब्जेक्ट पे मैं बोलूं उनकी अपेक्षा थी। तो मैंने कहा मैं ये पुरस्कार वापसी के खिलाफ हूँ,
आप अपने घर का एक उठा के, ये कचरा ही होने वाला है बाद में आफ्टर आई गो नोबडी विल कम टू नो कि ये भाई को ये किसके लिए मिला, क्या मिला। तो ये जो है ये 2 बाल्टियां भर के मैंने मेरे भाई के घर रख दी है ले जाके। अच्छा। क्योंकि ये खाली करना ही पड़ता है ना, तो अभी मैंने पुरस्कार लेना ही बंद कर दिया जाहिर कर दिया है मैंने कि मुझे कोई भी अभी किसी भी संस्था कोई भी पुरस्कार न दे, मोमेंटो भी नहीं और पुरस्कार भी नहीं और पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो सिंबॉलिकली कर रहे थे उसके जगह मैंने जो पीपल फ्रॉम लिटरेचर है, लिटरेरी फील्ड है, उनके सामने मेरा भाषण था। मैंने कहा कम से कम आप तो बुद्धिस्ट बनो। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, बिल्कुल। If you want to means oppose caste system of India, why don't you follow Lord Buddha? Don't say him Lord if you don't want to. He himself was saying कि I am a human being. वो कहीं ऐसा नहीं बोलता था मैं अवतार हूँ। नहीं, अवार्ड वापसी का प्रॉब्लम ये था कि अवार्ड वापसी के लोग ये बताना चाहते थे कि आरएसएस का हिंदुइज्म इज डिफरेंट देन अवर हिंदुइज्म, यानी कि तो वो एक क्वेश्चन, हिपोक्रेटिक क्वेश्चन है। हाँ, एग्जैक्टली। व्हाई डोंट यू गेट रिड ऑफ दोस फेटर्स, डिस्कार्ड देम। मैंने सीधा सीधा बोला अरे उस पे एडिटोरियल लिख के आया महाराष्ट्र टाइम्स। बेसिकली आप ये कहना उनको अच्छा लगा वो महाराष्ट्र टाइम्स ने एटलीस्ट मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया उस वक्त कि इन्होंने जो उपाय किए। मैं बोली आप कास्ट सिस्टम हम भगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा भारत बौद्धमय करेंगे, ऐसा बाबा साहब बोले थे कि मैं हिंदू करके जन्मा हूँ लेकिन हिंदू करके मरूंगा नहीं। तो क्या करना होगा मुझे? तो यार इस सारे पूरे भारत को मैं बौद्धमय बनाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने यानी वॉलेंटरीली बिना किसी के, क्योंकि बुद्धिज्म का प्रचार जो हुआ ये तो न कि तलवार के जोर से हुआ न कि पैसे के जोर से हुआ, ये तो हुआ खाली प्रवचनों से, जी बिल्कुल, गानों से। अश्वघोष बहुत सुंदर गाते थे, इतना सुंदर गाते थे कि ऐसा कहते हैं कि अश्व यानी घोड़े, उनकी आवाज सुनकर एकदम कान उनके ऊपर हो जाते थे और जगह के जगह खड़े रहते थे, इसलिए उनका नाम अश्वघोष पड़ा। तो वो सुवर्णाक्षी पुत्र कहते थे खुद को, मदर का नाम लगाते थे। अच्छा। उन दिनों में कि मैं सुवर्णाक्षी का पुत्र हूँ कर। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में महिलाओं का सम्मान पहले से था। तो एक बात अच्छा हुआ आपने जिक्र किया कि भगवान बुद्ध के पास यानी एक लड़की थी, वो बैठी थी, उसे वो आई कि मुझे भी दीक्षा दो जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कुछ नहीं, मुक्ते यानी हे मुक्ते आ जा, बस। अच्छा। उसकी उपसंपदा हो गई, यानी उसका बुद्धिज्म में इनंसिएशन हो भी गया। तो मुक्ता शब्द का यूज पहली बार भगवान बुद्ध ने किया। उसको नाम नहीं था, वो लड़की ऐसी ही थी बेचारी गरीब, उसे उन्होंने मुक्ता ये नाम दिया। पहली गाथा है थेरी गाथाओं में की, पहली गाथा है अज्ञात थेरी की और दूसरी गाथा है मुक्ता नाम की थेरी। मुक्ता ये नाम उसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने खुद ने दिया। तो ये जो थियरी आप थियरी गाथाओं की कह रही है, तो भारतीय महिला आंदोलन के बड़ा मजबूत स्तंभ बन सकता है अगर ब्राह्मणिकल सिस्टम से बाहर आना चाहिए, बाहर आ सकते हैं। और ये इसका प्रचार हो रहा है, तो लोग लिखने लगे। मेरा न्यू फेमिनिज्म भी किताब बहुत सारे प्राध्यापक ले रहे हैं, मैं आपको भी देती हूँ उसकी कॉपी। तो उसमें भी मैंने और थिंकर्स को भी जोड़ा, लेकिन यहाँ का स्त्री मुक्ति का अधिष्ठान बेसिकली is casteless, discrimination less, ऐसा ह्यूमैनिटी पर आधारित बुद्ध का विचार है। अंबेडकर भी लिए उसमें, महात्मा फुले लिए है, राहुल जी लिए है, कार्ल मार्क्स लिए है, आचार्य दादा धर्माधिकारी लिए है और कॉमरेड शरद पाटिल भी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब आप ये मानते हैं बेसिकली कि अगर इंडिया से कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो कास्ट स्ट्रक्चर से बाहर आना पड़ेगा और एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया।
या कोई और भी रास्ते हैं जो आपको लगता नहीं नहीं, सबसे तो कन्वर्शन ये बहुत बड़ा रास्ता है कास्टलेस होने का, क्योंकि वहाँ कोई सब कहते थे बुद्ध उन्हीं का यानी और बाबा साहब का सच्चे मायने में पालन करे तो है? की मला या जातीच्या नरकातून सुटायचं आहे म्हणाले होते बाबासाहेब. आय वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हेल ऑफ कास्ट सिस्टम. सो मुझे कोई स्वर्ग की वगैरह इच्छा नहीं है, मुझे ये नरक से बाहर निकलना है. जी जी. तो ये नरक से यदि आप सचमुच में बाहर निकलना चाहते हो तो यू शुड बी ट्रांसपेरेंट इनवर्डली एंड आउटवर्डली. और वो आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप केवल पंचशील और त्रिशरण से युक्त बौद्ध धर्म का रोज अपने जीवन में आचरण कर. वो आचरण प्रधान धर्म है, वो रिलीजन या धर्म नहीं है. तो धर्म की जो देखो, ये भी मुझे कॉमरेड शरद पाटिल की किताब जो है, जो अपने जीवन के अंतिम पीरियड में पूरे बुद्धवादी हो गए थे. पहले उनके और मेरी बहुत बहस हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध ने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब तबके के सारे श्रमिकों के लिए पंचधम्मा कार्यक्रम दिए. वो पंचधम्म कार्यक्रम में उनको समय पे वेतन दो जी. वो जब काम पे आते हैं तो उनको खाना खिलाओ, और वही खाना खिलाओ जो तुम खाते हो, घर का बासा वगैरह मत खिलाओ. उनको विश्रांति दो, उन्हें कुछ लगे तो उनकी सेवा करो, उनको प्रतिष्ठा दो. ये वो 5 कलम है. तो कॉमरेड पाटिल और मेरी बहुत ये थी, आपस में कम्युनिकेशन होता रहता था. उनके 4th वॉल्यूम का इनॉग्रेशन मैंने मेरे ही हाथों उन्होंने करवाया पूना में. तब भी मैंने ये सब बात, निवृत्ति नाम की महिलाओं की एक रानी थी, इसका उन्होंने अपने बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, वो बहुत बड़े, और आज तक बहुजन समाज में इतना बड़ा इंडोलॉजिस्ट हुआ नहीं है. ब्राह्मणों में भी हुआ नहीं है. ब्राह्मणिकल इंडोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम बहुजन इंडोलॉजी. और वो जो इंडोलॉजी है उसमें उनको केवल शूद्रों का नहीं, लेकिन स्त्री शूद्राति शूद्र जो महात्मा फुले का वर्डिंग था, उनकी हाथों में सत्ता आए, वो सत्ताधारी बने, वो समाज के डिसीजन मेकर्स बने. तो ये आप ये भी कहना चाहेंगे कि महिला आंदोलन से जुड़ी रही, तो महिलाओं की पूरी जो इमेंसिपेशन है वो यदि पहले हो जाए, हाँ, महिलाएं यदि कास्ट को निकालने के इसमें जुड़ जाए, कैरियर ऑफ दी होल कल्चर, क्योंकि एक महिला यदि पढ़ती है तो पूरा वो परिवार मतलब ये कि अगर वो समझ जाए कि बुद्ध का जो दिया हुआ ज्ञान है वो केवल एससी कम्युनिटी के लिए नहीं है, नियो बुद्धिस्ट के लिए नहीं है. वो है अभी भी नियो बुद्धिस्ट ही कहते हैं उनको. अभी 60 साल हुए ना, 60 साल हुए कन्वर्शन को, 2 जनरेशन पार हो गए. बिल्कुल. तो आज तो भी नियो नहीं कहना चाहिए ना, यू एक्सेप्ट देम एज बुद्धिस्ट. तो ये जो बहुत आपने जो पूरा बहुत विस्तार पूर्वक बताया है, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे जितने साथी लोग इसको सुनेंगे उनको बहुत सी नई चीजें मिलेंगी. जो लिबरेशन आपने पूरा लिबरेशन थियोलॉजी, हालांकि बुद्धा थियोलॉजी शब्द कभी इस्तेमाल शायद नहीं करते, लेकिन इसे पूरा जो है बुद्ध का जो पूरा महिलाओं के प्रति और महिला आंदोलन भी भारत का जो है, अगर वो अम्बेडकर, बुद्ध, फुले, पेरियार इन लोगों को ले तो शायद बहुत आगे आंदोलन जा सकता है. क्योंकि केवल छोटे मोटे सवालों पर 1-2 रिएक्शन कर देने से जो है बदलाव नहीं आता है. बदलाव आने के लिए सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है. तो रूपा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कितना एनलाइटेंड. ये सब स्पॉन्टेनियस था, फिर भी आपने बहुत अच्छे से जो मुझे बोलने के लिए प्रवृत्त किया, उसके लिए मैं भी आपकी बहुत भरी आभारी हूँ. भवतु सब्ब मंगलम. जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय.